हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1, टीजीटी पीजीटी, यूईटी और यूपी टीजीटी पीजीटी तो हो गया है। तो अभी तो बेसिकली ये तीन ही एग्ज़ाम्स हैं जो हमें आने वाले समय में देखने वाले हैं। यूईटी का तो अभी रिसेंट में ही हो जाएगा। बाकी तो मेन तो हमारे एमपी टेट वर्ग 1 और यूपी टीजीटी पीजीटी। गुड न्यूज़ ये है कि एक हफ्ते के बाद वापस से हम लौट आए हैं, क्योंकि तबीयत में थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। तो इस बार कुछ ज़्यादा डाउन हो गया था, तो उसको अप होने में टाइम लग गया। बहरहाल अब अप ही रहेगी। एनर्जी, इंतवाज़, मोटिवेशन सब कुछ एक हाई लेवल पर रहने वाला है। ठीक है, कहते हैं ना, वो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है ताकि आप बाउंस कर सको, आप ज़्यादा आगे दौड़ सको। तो वही एक था, पीछे की तरफ प्रेशर लिया था ताकि हम आगे ज़्यादा लंबी छलांगे मार सकें और फाइनली जिस काम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उस काम को पूरा कर सकें। एमपी टेट वर्ग 1 अगस्त में हो जाएगा और यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट्स आपको जल्दी ही अनाउंस होने वाली हैं। ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जो नई कमेटी बनने वाली थी, नया जो एक संस्था बनने वाली थी, इंस्टीट्यूशन बनने वाला था, आयोग या समिति कह लो, उसके जो नाम है 12 मेंबर्स, वो उनका चयन हो चुका है। मतलब वो नामित किए जा चुके हैं। अब उनकी सूची आचार संहिता हटने के बाद जो है प्रमुखता से भेज दी जाएगी। जो आचार संहिता कल हट गई है, तो फाइनली हमें आने वाले समय में जल्दी ही यूपी टीजीटी पीजीटी को देखने के लिए एक डेट देखने को मिल सकती है। तो ये एक जो है अपडेट है। बाकी अपना लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहाँ पर हमने बिजनेस फाइनेंस को समझा था, उसकी नेचर को समझा था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा था। और हमने दो तरह के जो बिजनेस फाइनेंस हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, इन दोनों को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहाँ से हम बिजनेस फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक हफ्ते के बाद वापस आए हैं। अब ये जर्नी नहीं रुकने वाली है, अब ये कंटिन्यू रहेगी टिल जब तक हमारा कंप्लीट फुल फ्लैग सिलेबस नहीं हो जाता। समझ गए? तो अब सिलेबस के बाद ही गाड़ी नहीं रुकेगी। क्यों रुकेगी? उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। एमपी वर्ग 1, एमपी टेट वर्ग 1 और यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तब तक रेस्टलेस काम चलेगा। संडे को छोड़कर आपका भी नहीं, क्योंकि आपको रिवीजन करना है उस दिन और मुझे और तैयारी करनी है आगे के लिए। समझ रहे हो? रेस्टलेस काम चलना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और ये रही उसकी पहली स्लाइड आपके सामने। इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझो। दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो बेसिकली सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पीरियड के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, जनरेशन के बेसिस पर। क्या कह रहे हो सर? कह दिया अब तो, अब वापस थोड़ी आ सकते हैं शब्द। पीरियड के बेसिस पर तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। ओके, 7 साल से ज़्यादा के लिए जो माना जाता है, जनरली 7 साल मिनिमम, 7 साल से ज़्यादा के लिए जो भी फाइनेंस होता है उसको क्या माना जाता है? लॉन्ग टर्म माना जाता है। 1 से 7 साल के बीच के जो 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, इनको जो माना जाता है वो मीडियम माना जाता है। और शॉर्ट तो 1 साल के लिए होता है साहब, 1 ईयर ओनली, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। ऑनरशिप के बेसिस पर एक तो खुद का पैसा होगा और एक दूसरा पैसा होगा जो आपको चुकाना पड़ेगा एक समय के बाद। मैंने कोई धंधा शुरू करा, मैंने कोई कैफ़े खोला, 10 लाख रुपए कैफ़े में लगने, 7 लाख मेरे, 3 लाख मैंने ले ली, मेरे डूब गए, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख रुपए नहीं डूबने चाहिए भाई। दूसरे की कीमत है भाई, दूसरे का पैसा है, तुम्हारा थोड़ा ये डुबाए जा रहे हो। जनरेशन के बेसिस पर, जनरेशन माने एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल। वही इंटरनल में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रॉफिट आ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग ऐड ऑन हो जाता है। एक्सटर्नल में बोरोड फंड होता है, लोन्स होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं और डिबेंचर्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होती हैं, है ना। और क्या हो सकती हैं? कॉल मनी हो सकती है, कॉरपोरेट लेटर्स होते हैं, क्रेडिट कॉल्स होती हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं जहाँ से हम पैसे
को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इक्विटी शेयर्स क्या है, क्या कौन कौन सी हैं इक्विटी शेयर्स। बेटे इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स आपने पढ़ा होगा, कंपनी में मैंने डिस्कस किया था। तो एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, हाईलाइट समझ लेते हैं, की पॉइंट्स। इक्विटी शेयर्स एक तो मालिक होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, सबसे ज़्यादा रिस्कियर होते हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, रिवार्ड इंजॉय करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, और इनकी परमानेंट कैपिटल होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कोई दिक्कत अपने को अगर इतना भी समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमें को पता है, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें तुम लोगों को पॉइंट डाल दिए, अब ऐसे भी नहीं डाले, ऐसे डाल दिए। इनमें ये चीज़ें ध्यान में रखो, ऑनर होते हैं, वोटिंग राइट होता है, रिस्कियर होता है। रिस्कियर क्यों होता है? क्योंकि इनको हम इनका जो रिडम्पशन होता है वो कब होता है, वो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी समाप्त हो रही होती है, बंद हो रही होती है, लिक्विडेट हो रही होती है, तब इनका रिपेमेंट होता है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जहाँ तक जैसे मान के चलो 10 रुपये का शेयर और कंपनी को अभी इन्होंने 8 रुपये थे, तो 2 रुपये की लाइबिलिटी इनकी और बनेगी, इसके बाद इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। रिवार्ड इंजॉय करते हैं, लिक्विडेशन के वक्त जो भी प्रॉफिट होगा वो सब इनका होगा। बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, और ये इनकी परमानेंट कैपिटल होती है, क्योंकि ये कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तक काम आती है। इसके बाद क्या आता है अपने पास? प्रेफरेंस शेयर्स आता है। प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम समझें तो प्रेफरेंशियल राइट्स, इनके पास डिविडेंड होता है, इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले ही कैपिटल का पेमेंट कर दिया जाता है लिक्विडेशन के समय, इसलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है। जिनको पहले से ही प्रेफरेंस पहले वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। इनके पास डिविडेंड मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। तो इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। ये सेल्फ फाइनेंसिंग का भी पार्ट है। इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई छोटा मोटा एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, इसकी कवरेज के क्षेत्र में जो आता है, तो वो देखिए या तो उसको कवर कर लेगा या उसकी जो पोजीशन है उसको कम कर देगा। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि अपना पैसा है, अपना पैसा तो हमेशा रहता है। एक्सेसिव प्लगिंग बैक में कोज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रिटेन अर्निंग रख लिया है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, तो कई बार जो हमारे शेयर धारक होते हैं उनको कई बार उनको संतुष्टि नहीं हो पाती है, वो असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने पास प्रॉफिट रख रही है, जबकि कंपनी इनका डिविडेंड भी तो इशू कर सकती है, तो कंपनी से अच्छा इनका डिविडेंड इशू कर दे, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में रिटेन अर्निंग रखना कंपनी की सेहत के लिए नुकसानदायक है, उसकी गुडविल के लिए। एक होता है अपने पास डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में एक टर्म है जो मैं बता रहा हूँ। एक तो क्या है, इससे लोन रेज करते हैं पब्लिक डिपॉजिट के लिए। ज़रूरी होता है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको क्रसल CRISIL, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब ये करेगा इशू तभी आप आगे डिबेंचर इशू कर पाओगे। मतलब आपको अपने डिबेंचर इशू कराने के लिए यहाँ से रेटिंग लेनी पड़ती है, आपको ये रेट करेगा, उसके बाद फिर आप डिबेंचर इशू कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस रिस्कियर होते हैं, चार्ज फिक्स होता है, वोटिंग राइट होता नहीं है। एक क्या आता है इसमें, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक्स हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स नहीं। जैसे क्या क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ICICI, IDBI, LIC, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं कमर्शियल बैंक्स बोल गया, गलत बोल गया, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स अब आएगा, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से हम लोन ले सकते हैं, जैसे
कैश क्रेडिट हो सकती है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, टर्म लोन्स हो सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो सकता है, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, रीपेमेंट और लम सम ऑन द इंस्टॉलमेंट हो सकता है। ये परमानेंट कैपिटल नहीं होती है, इसके अगेंस्ट मॉर्गेज रखना पड़ता है। अब इसमें से जो कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, टर्म लोन है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है और लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये होते हैं शॉर्ट टर्म। ट्रेड क्रेडिट, उधार खरीद या उधार माल बेचना, B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो चलता है, आपने किसी व्यक्ति से माल खरीदा बिना पेमेंट किए, ये है। लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग माने अपनी ज़मीन को पट्टे पर दे देना, अपनी ज़मीन को पट्टे पर दे देना, अपनी संपत्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए दे देना और उसके बदले उससे रेंट वसूलना, ठीक है। इसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट्स, हालांकि लीज और रॉयल्टी शायद हम कर चुके हैं। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स में जनरली जो इंटरेस्ट होती हैं वो हाई होती हैं, किसके कंपैरेटिबल, बैंक डिपॉजिट। तो अगर पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करती हैं, तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बैंक में इन्वेस्ट करने की जगह पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक फेक एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर में दे देते हैं। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस सोर्स, ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस सोर्स होता है और ये डायरेक्टली पब्लिक से रेज किया जाता है। इसके बाद आता है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स जनरली क्या होते हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा अनसिक्योर्ड है और कौन सा सिक्योर्ड है, तो यहाँ पर भी आपको काम करना है। या ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा प्रॉमिसरी नोट है और कौन सा नहीं है। तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, ये 90 दिन से 364 दिन तक काम करता है, 364, इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। गुड क्रेडिट रेटिंग कैन ओनली इशू कमर्शियल पेपर, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है केवल वही इशू कर सकती हैं। ये केवल बिजनेस फर्म के द्वारा इशू किया जाता है, को इशू किया जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज को इशू किया जा सकता है, या बैंक्स को इशू किया जाता है, पेंशन फंड्स को इशू किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद आता है फैक्टरिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे काफ़ी टाइम में सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी टू एट अ सर्टेन डिस्काउंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट। जैसे मान के चलिए मैंने कोई सेल करी और उसके बदले मैंने एक बिल लिखा अपने बायर के ऊपर, बायर ने कहा कि साहब 3 महीने में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने वो बिल क्या कर दिया, वो मैंने बिल जो है ट्रांसफ़र कर दिया किसी थर्ड पार्टी के पास और उससे मैंने वहाँ से पैसा उठा लिया कि साहब जैसे ही मेरे को इससे पेमेंट रिसीव होगा वो मैं आपको कर दूंगा, या ये सीधा पेमेंट आपको कर देगा। जैसे बैंक बिल डिस्काउंट करते हैं, ठीक इसी तरह से फैक्टरिंग काम करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल सोर्स हैं, जैसे ADR है, GDR है और IDR है। ADR जो अमेरिकन डिपॉजिटरी हैं, ये बेसिकली US स्टॉक एक्सचेंज में ही रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और ग्लोबल जो हैं वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट हैं, ये US में भी हैं और वर्ल्ड वाइड भी हैं। और IDR जो इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, राइट, BSE, वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और ये केवल इंडियन डिपॉजिटरी को ही कहा जाता है। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ तक ये कुछ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैं एंड आई होप कि ये सभी सोर्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ये वाला है नहीं, छोटा सा वीडियो है, तो इसको आप एक बार देख लेना। अगर कहीं पर कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई सजेशन आपका आता है या लगता है कि भाई इसमें ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप जो adigamantra@gmail.com है वहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो वेरियस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैंने पीछे भी एक ट्रायल इसका किया था नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का, तो वो मैं अब कंटिन्यू करूँगा 20 के बाद से, नेक्स्ट वीक से वो मैं प्रयास करूँगा कि कंटिन्यू हो जाए। तो वहाँ से आपको नई नई इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में, फाइनेंस के बारे में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ले सकें। देखिए, ये प्लेटफॉर्म बहुत सीधा सीधा सा एक मोटिव लेकर के चल रहा है कि सभी बच्चे जो ट्यूशन ऑनलाइन बैचेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डजेंट मैटर, सभी के लिए है। उन तक जो कंटेंट है वो इस लैंग्वेज में पहुंच जाए
ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, कई बार देखने में आता है कंटेंट इंग्लिश में है, बुक इंग्लिश में है, या पूरी की पूरी हिंदी में है, बाइलिंगुअल है ही नहीं। अब जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो कैसे करेगा? तो मैंने क्या प्रयास किया है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को क्या किया है, कंपाइल कर दिया। आपको सारी चीज़ें, देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में भी होनी चाहिए, बट 90% आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। कि भाई अगर हिंदी पढ़ने वाला बच्चा है तो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा है तो इंग्लिश में पढ़े। एक्सप्लेनेशन मेरा हिंदी में ही जाता है, इंग्लिश वाला भी समझता है उस चीज़ को, है ना। अगर लगता है कि भाई नहीं इंग्लिश भी है, इंग्लिश होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ऐसे ज़रूरी नहीं है भाई इतनी तो हिंदी हम लोग जो डेली लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं उतनी हिंदी तो मैं यूज़ करते ही हूँ, और उतनी इंग्लिश भी। तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों को कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मान के चलिए हिंदी भाषी बच्चा है, क्या वो पढ़े ना, तो वो हिंदी में नोट्स तैयार कर सकता है, क्या ये सर ने समझाया, ये सर की स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इंग्लिश भाषी बच्चा इंग्लिश में लिख सकता है, क्या ये चीज़ है। तो कन्वीनियंस ही दोनों के लिए हो गई। यही मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना जहाँ पर आप लर्निंग कर सकें। देखिए लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप अपने आसपास के कुछ बच्चों को पकड़ो, ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करो उन्हें, अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो, ठीक है। उससे अपनी नॉलेज इंक्रीज होगी। आपको खुद लगेगा कि हाँ पहले मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत कुछ आ गया है। टाइम दो अपना थोड़ा सा खुद को, और यहाँ से आपका स्केल भी ग्रो अप हो जाएगा। अगर आपने अच्छा रिजल्ट दिया तो आने वाले समय में आपको ट्यूशन्स के और बच्चे मिल जाएंगे। हो सकता है जहाँ आप करियर जो करियर आप गवर्नमेंट लाइन में बनाना चाहते हो उससे ज़्यादा अच्छा स्केल और सिक्योरिटी आपको ट्यूशन लाइन में मिल जाए, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में मिल जाए। हर बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है आज की डेट में, समझो इस चीज़ को यार, ठीक है। तो एक सेंट्रिक मत रहो, अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। अपने आप को एक आज के एटमॉस्फेयर के साथ compete करने वाला बच्चा बनाओ, ठीक है। नई नई चीज़ें करो, नई नई चीज़ों को समझो, जानो। और सारे बच्चे करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, है ना। तो चलिए बहरहाल अपना पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मेरा तो यही मानना है। और कुल मिलाकर के अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, आपका एक एक पॉइंट ऐसा हो जाना चाहिए बिल्कुल क्लियर। तो आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा थोड़ा सा मुझे दे देना। एक्चुअली एक्सपीरियंस मैं इसलिए मांगता हूँ आप लोगों का, क्योंकि एक तो ये जितनी भी सारी पीपीटी होती हैं मैं खुद से तैयार करता हूँ, ठीक है। तो कई बार वर्ड मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। सबको कस्टमाइज़ करना सारा काम मेरा है ये, एक तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, जो मैं शूट करता हूँ वो वन टाइम है, क्योंकि मेरा ये मैं जो आपको अभी बोल रहा हूँ ना 100% जितना मैंने आपको दिया है वो 200% 300% आप कितना भी मान लो वो बिल्कुल दिल से है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं इसको देने के बाद पर्सनली अपने आप को बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड समझता हूँ कि, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर नहीं जा सकता। बाकी अगर आपको कैसा लग रहा है कि भाई कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई वर्ड है, कुछ भी चीज़ है, आप बेझिझक मुझे लिख करके भेजा करो, कमेंट में भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंसान ही तो हूँ, गलती हो सकती है, स्वाभाविक है। तो आप भेजो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, लेकिन वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी पीछे काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, क्योंकि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट पीछे कुछ टाइम किसी ने कुछ लिखा था कमेंट में, ठीक है, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। बिजनेस फाइनेंस का आप मतलब नहीं बदल सकते, फैक्टरिंग का आप मतलब नहीं बदल सकते। कोशिश मेरी ये ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि मैं आपको रियल लाइफ जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं के एग्जांपल्स मैं आपको दूं, ठीक है। वही वाली चीज़ें जो बच्चा जहाँ से एक्वायर कर लेगा वो वहाँ से एक्वायर कर लेगा, ठीक है। बाकी ऐसा कहीं आपको लगता है जैसे कहीं वर्ड मिस्टेक है, आप बता सकते हो, या कहीं पर कोई चीज़ छूट गई है वो बता सकते हो, या कहीं पर कोई मैंने कुछ गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया। जैसे MCQ में KVS में एक बार हुआ था, तो बच्चे ने तुरंत कह दिया कि सर आपने यहाँ पर ये गलत किया है, तो मैंने उनके कमेंट्स खुद टैग किए हुए हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं है। हो जाता है कई बार, ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर भी नहीं कह सकते कि प्रेशर है बहुत ज़्यादा, बट हाँ ठीक है। एक व्यक्ति जब काम करता है और बहुत सारी चीज़ें वो उसको देख रही होती है, या आप जब पढ़ा रहे होते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 90-20 हो जाता है। तो आप मुझे अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं बेझिझक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, हम लोग सब मैं तो सीखने के लिए ही हूँ, मैं तो अपने आप को टीचर मानते ही नहीं हूँ। खैर मैं तो ये मानता हूँ कि मैं स्टूडेंट ही हूँ और मैं सीख ही रहा हूँ। आप लोगों से भी मैं, यार तुम सब लोग इतनी सारे सीनियर्स भी होंगे यहाँ पर, बहुत सारे कई कई सालों से पढ़ा रहे होंगे, तो आप सब लोगों से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिला है, आगे भी सीखते रहेंगे। तो इसीलिए आप फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। मुझे वास्तव में उनका इंतज़ार होता है। बाकी अपना प्यार चैनल को देते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियोस अब कंटिन्यू रहेंगी, बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।